क्या आपको पता है केंजाकू ने कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करके कलिंग गेम की शुरुआत की थी। पर ऐसा था तो इतने खतरनाक सॉर्सरर्स के रीइंकार्नेट होने की वजह से ये वेसल्स मरे क्यों नहीं थे, और ये सब कलिंग गेम में एक साथ कैसे रीइंकार्नेट हुए। कम होने के बावजूद भी कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए इस वीडियो में सुकुना के फिंगर से लेके केंजाकू के कलिंग गेम की शुरुआत करने तक कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स को हम डिटेल में समझेंगे। कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स वो आइटम होते हैं जिसमें कर्स्ड एनर्जी हो और जिनसे एक डार्क पास्ट जुड़ा। मोस्ट ऑफ द कर्स्ड ऑब्जेक्ट में एक एंशिएंट सॉर्सरर की सोल होती है, जिसे अगर एक कंपैटिबल वेसल खाए तो उस वेसल में ये एंशिएंट सॉर्सरर इनकारनेट हो सकता है। ठीक कर्स्ड टूल्स की तरह कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स में भी रैंकिंग होती है। ये कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स रैंक होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कर्स्ड एनर्जी जो इनमें स्टोर्ड है, और स्पेशल ग्रेड कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता क्योंकि इनको बनाते वक्त एक बाइंडिंग वाव का इस्तेमाल होता है। इस बाइंडिंग वाव के चलते एक सॉर्सरर कर्स्ड ऑब्जेक्ट बन के जी सकता है, पर अपनी एग्जिस्टेंस को कंटिन्यू रखने के लिए उस सॉर्सरर को मेक श्योर करना पड़ता है कि कर्स्ड ऑब्जेक्ट बनने के बाद वो किसी को हार्म नहीं करे। इन सब चीजों के बावजूद एक स्पेशल ग्रेड कर्स्ड ऑब्जेक्ट था जो कर्स्ड ऑब्जेक्ट बनने के बावजूद कर्स्ड स्पिरिट्स को अट्रैक्ट करता था और डे बाय डे और स्ट्रॉन्ग बनता था, और वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट है नन अदर देन डैडी सुकुना's फिंगर। ह्यूमन सुकुना के फिंगर एक ममीफाइड फिंगर्स है जो एंशिएंट सॉर्सरर सुकुना को बिलोंग करते थे। जुजुत्सु काइसेन की दुनिया में ऐसे टोटल 20 फिंगर है, और इन सारे 20 फिंगर में सुकुना की सोल और पावर्स हैं। सुकुना के एक फिंगर में इतनी कर्स्ड एनर्जी है कि अगर कोई कर्स्ड स्पिरिट सुकुना का एक फिंगर खा ले तो उसकी पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो इमीडिएटली एस रैंक्ड कर्स्ड स्पिरिट बन जाता है। सुकुना के खूबसूरत बदन को कर्स्ड ऑब्जेक्ट बनाने में केंजाकू ने मदद की थी, जहाँ पे सुकुना ने कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए केंजाकू से ये डील बनाई थी। सुकुना के फिंगर कोई भी आंडू पांडू इंसान नहीं खा सकता क्योंकि वो उनके लिए एक जहर का काम करेगा, और कर्स्ड स्पिरिट सुकुना के फिंगर खाने के बाद उसके वेसल नहीं बन सकते, यानी सुकुना कर्स्ड स्पिरिट्स में रीइंकार्नेट नहीं हो सकता। तो इसीलिए किसी इंसान का सुकुना का वेसल बनना बहुत ज्यादा रेयर है, और यूजी का केस उससे भी ज्यादा रेयर है क्योंकि यूजी सुकुना का केज है, वेसल नहीं। यानी सुकुना पूरे तरीके से यूजी के अंदर इनकारनेट नहीं हो सकता। और गोजो ने कहा था कि ऐसी चीजें इतनी रेयर होती है कि ये हजारों सालों में सिर्फ एक ही बार होती है। वेसल यानी सुकुना का उस बॉडी पे पूरा कंट्रोल है और वो फुली इनकारनेट हो सकता है उस बॉडी में। और केज का मतलब सुकुना का बॉडी पे पूरा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हमको बताया भी गया अगर यूजी 20 दिन एक एक फिंगर सुकुना के खाए तब भी यूजी का पूरा कंट्रोल हो सकता है सुकुना के ऊपर। पर एक साथ ज्यादा फिंगर खाने की वजह से यूजी का उसके बॉडी पे टेम्पररी कंट्रोल छूट जाता है। नाउ दैट सीरीज अपने फाइनल आर्क में चल रही है, हमें इन फिंगर्स की पूरी हिस्ट्री पता है और इनकी करंट लोकेशन भी। हमको सीरीज का पहला फिंगर जून 2018 में देखने को मिला था, जहाँ सुकिसावा म्युनिसिपल हाई स्कूल में टेलिस्मैन पेपर टैग के हटने के बाद यूजी इतादोरी ने अपने दोस्तों और मेगमी फुशिगिरो की जान बचाने के लिए इस फिंगर को खाया था और बन गया था सुकुना का केज। उसके बाद गोजो ने सुकुना की पूरी हिस्ट्री और उसको परमानेंटली मारने का प्लान यूजी को बताया था, और इस चीज को जानने के बाद यूजी इस प्लान में शामिल हो गया था, और इसीलिए गोजो ने उसको दूसरा फिंगर दे दिया था खाने के लिए। आगे सीरीज में फिंगर बेयरर कर्स्ड स्पिरिट को मारने के बाद सुकुना अपनी तीसरी उंगली खा लेता है। उसके बाद माइतो वाले आर्क में हमको चौथी उंगली को देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जुनपे की माँ मर गई थी, और ये फिंगर फिर रिट्रीव कर लेते हैं जुजुत्सु आई वाले। आगे फिर क्योटो एक्सचेंज इवेंट आर्क में माइतो 6 फिंगर चुरा लेता है जुजुत्सु आई के स्टोरेज से। उसके बाद डेथ पेंटिंग आर्क में यासुआची ब्रिज पे एक और फिंगर बेयरर को मारने के बाद मेगमी को मिलता है 5th फिंगर, जिसे यूजी को देते वक्त सुकुना फिर से खा जाता है। और फिर शिबुया इंसिडेंट आर्क में नानको और मिमिको बेहोश यूजी को एक और फिंगर खिला देते हैं, और कुछ ही देर बाद जोगोट आके टोटल 10 फिंगर और खिला देता है यूजी को। इस पॉइंट में शिबुया में यूजी के अंदर 15 सुकुना के फिंगर्स थे, और सुकुना यूजी के बॉडी पे टेम्पररी कंट्रोल लेके शिबुया की माँ बहन कर देता है। उसके बाद शिंजुकु शोडाउन आर्क में उराओ में सुकुना को और 4 फिंगर खिला देती है। इस पॉइंट पे लोगों को लग रहा था कि यूजी सुकुना का आखिरी फिंगर है, और वो थियरी गलत थी क्योंकि हमको आगे कुछ चैप्टर्स के बाद पता चला कि सुकुना का लास्ट फिंगर रीका ने खा लिया था, और उसकी मदद से यूटा ने कॉपी किया था सुकुना की कर्स्ड टेक्निक को। कर्स्ड वूम डेथ पेंटिंग्स। कर्स्ड वूम डेथ पेंटिंग्स टोटल 9 कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स है जो एक इंसान और कर्स्ड स्पिरिट के खून को मिलाने के बाद बने थे। मेजी एरा में एक औरत थी जिसके पास एक स्पेशल जेनेटिक कॉम्पोजिशन था, क्योंकि उसने एक आधे ह्यूमन और आधे कर्स्ड स्पिरिट बच्चे को जन्म दिया था। ये घटना काफी मिस्टीरियस थी, और इसके बाद उस औरत के घर वालों ने उसे निकाल दिया था। वो औरत अपने बच्चे को लेके पास के टेम्पल में चली जाती है जहाँ पे जुजुत्सु सॉर्सरर्स रहते थे, और वहाँ
वहाँ वो मिलती है हिस्ट्री के सबसे हरामी सॉर्सरर से, नोरितोशी कामो यानी केंजाकू से। केंजाकू ने उस औरत और उसके बच्चे को बंदी बना लिया था और आगे चल के वो औरत 9 बार प्रेग्नेंट हुई थी और उसका 9 बार अबॉर्शन हुआ था। ये 9 फीटस फिर बनते हैं 9 कर्स्ड ऑब्जेक्ट और इन 9 फीटस पे बाइंडिंग वाव के इस्तेमाल से 150 साल का सील लगा दिया गया था, जो आगे चलते जुजुत्सु आई के पास पहुंच जाता है। क्योटो एक्सचेंज इवेंट आर्क में फिर माइतो इन 9 में से पहले 3 डेथ पेंटिंग्स चुरा लेता है और जबरदस्ती वॉचमैन सॉर्सरर्स को खिला के उनको एक वेसल बना देता है और इन कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स को मिल जाता है एक न्यू फ्लैश और ब्लड वेसल। और ये पहले के 3 कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स बनते हैं एसो, केचिजू और चोसो। ये तीनों के तीनों डेथ पेंटिंग स्पेशल ग्रेड कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स हैं और अनलाइक सुकुना's फिंगर, ये डेथ पेंटिंग्स किसी भी इंसान के अंदर रीइंकार्नेट हो सकते हैं। इन कर्स्ड वूम डेथ पेंटिंग्स को कंज्यूम करने के बाद इन्हें एक ह्यूमन का फॉर्म मिल जाता है विद द पावर ऑफ अ कर्स्ड स्पिरिट और इनकी बॉडी और टेक्निक्स को एक नॉर्मल इंसान भी देख सकता है। अभी करंटली 6 और डेथ पेंटिंग्स एग्जिस्ट करते हैं टेंगेन के बैरियर के अंदर और कई थियरी के हिसाब से यूजी ने इन सबको खा लिया है, जो कि रीसेंट चैप्टर्स में देख के लग तो नहीं रहा है। पर इस थियरी के बारे में आपको क्या लगता है? प्रिजन रैल्म बुद्धिस्ट मॉन्क गेंसिन के फाइनल रिमेन्स हैं। ये एक लिविंग बैरियर है जो किसी भी चीज, इंसान या कर्स स्पिरिट को उसमें सील कर सकता है। अपने अनयूज्ड फॉर्म में प्रिजन रैल्म एक छोटा सा क्यूब है जो किसी भी इंसान के हाथ में आ सकता है। प्रिजन रैल्म के इस्तेमाल से किसी को सील करने के 4 स्टेजेस होते हैं। पहला, इस कर्स्ड ऑब्जेक्ट को अपने टारगेट के सामने रखना। दूसरा, ये कर्स एक्टिवेट होता है जब इसका यूजर इनकांटेशन का इस्तेमाल करता है, जो कि है गेट ओपन। अब इतना पावरफुल होने की वजह से इसके सीलिंग प्रोसेस में कुछ कंडीशंस होती है जिसे पूरी करना जरूरी है, वरना ये सीलिंग कंप्लीट नहीं होगी। वो कंडीशन ये है कि इसे एक्टिवेट करने के बाद टारगेट 4 मीटर के रेडियस में अपने दिमाग में 1 मिनट के समय तक एक ही जगह पे खड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेज पे प्रिजन रैल्म मास ऑफ फ्लैश को टारगेट की बॉडी पे ट्रांसफर करके उसे बांध देता है, जिसकी वजह से टारगेट कर्स टेक्निक या कर्स एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और फिर आता है फाइनल और कंप्लीटिंग स्टेज, जहाँ यूजर कमांड देता है गेट क्लोज, जिसके बाद सीलिंग प्रोसेस पूरा हो जाता है। प्रिजन रैल्म से एग्जिट करने के लिए एक और गेट है, प्रिजन रैल्म बैक गेट। ये बैक गेट जरूरी है प्रिजन रैल्म की सील तोड़ने में और इसे मास्टर टेंगेन ने सील करके रखा था ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाए। और द बैक शॉट लवर ने इसका फ्रंट गेट जापान के बाहर किसी देश में ढूंढ लिया था। तो प्रिजन रैल्म को खोले कैसे? प्रिजन रैल्म से निकलने का एक ही रास्ता है, या तो प्रिजन रैल्म या उसके बैक पे टेक्निक नलिफिकेशन इफेक्ट अप्लाई करने से प्रिजन रैल्म का सील टूट सकता है। इसका मतलब पूरे जुजुत्सु काइसेन में सिर्फ 3 ही तरीके प्रिजन रैल्म को खोलने के। पहला, इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन, दूसरा ब्लैक रोप और तीसरा एंजल्स कर्स टेक्निक। अब हम फाइनली बात करते हैं केंजाकू और कैसे उसने कर्स्ड ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल से कलिंग गेम की शुरुआत की थी। एक इंसान को कर्स्ड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना बहुत ही रेयर फिनोमिनल नॉलेज है, जो सीरीज में हमने सिर्फ 2 सॉर्सरर के पास देखा है, केंजाकू और डैडी सुकुना। सुकुना ने ये टेक्निक अपने ऊपर एक ही बार एक्सपीरियंस करके सीख ली थी। वेल, वो तो सुकुना है तो वो कुछ भी कर सकता है। केंजाकू ने अपने हजारों सालों के जीवन में कई सॉर्सरर के साथ बाइंडिंग वर्व बनाया था कि उनके मरने के बाद केंजाकू उन्हें कर्स्ड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा और कलिंग गेम में रिवाइव भी कर देगा। किसी भी सॉर्सरर को खुद कर्स्ड ऑब्जेक्ट बनना नहीं आता था, इसीलिए उन्होंने केंजाकू का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और सबको एक दूसरा चांस भी चाहिए था। इसका बेस्ट एग्जांपल है फैम बॉय काशिमो। ये फार्मर बॉय अपने जीवन में इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसने कभी भी हार एक्सपीरियंस नहीं की थी, यानी ये फाइट्स में गर्म होके ठंडा रह जाता था। जब केंजाकू फैम बॉय से मिला था तो इसने केंजाकू से पूछा कि तुम्हारे हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर कौन है, और बैक शॉट लवर ने सुकुना का नाम लिया था। तो इसीलिए फैम बॉय काशिमो एक्सेप्ट कर लेता है केंजाकू की डील और मरने के बाद हो जाता है सील। ऐसे ही बहुत सॉर्सरर्स ने अलग अलग रीजन की वजह से केंजाकू का ऑफर एक्सेप्ट किया था। कलिंग गेम की शुरुआत करने से पहले केंजाकू ने कई वेसल्स तैयार रखे थे और जबरदस्ती उनको ये कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स खिला भी दिए थे। अब ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि ये लोग मरे क्यों नहीं और वो सॉर्सरर्स इमीडिएटली इनकारनेट क्यों नहीं हुए? वेल, क्योंकि केंजाकू ने इन सब सॉर्सरर्स के कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स पे सील लगा के उनके वेसल्स को खिलाया था। शिबुया इंसिडेंट में माइतो को खा के केंजाकू ने आइडल ट्रांसफिगरेशन की मदद से इन सारे सॉर्सरर्स की बॉडी को स्ट्रॉन्ग इनफ बना दिया और एट द सेम टाइम वो सील भी तोड़ दी, जिसकी वजह से ये सारे सॉर्सरर्स अपने वेसल में रीइंकारनेट हो पाए। हमने टोटल 12 इनकारनेट सॉर्सरर्स को देखा है, योरुजू, मियो, डेइडो, यूरो, रियू, ध्रुव, रेजिस्टार, एंजल, फैम बॉय काशिमो, उराउमे और डैडी सुकुना। कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स की तरह जुजुत्सु काइसेन का पूरा
पावर सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको भी यही लगता है तो आप ये सीरीज देख सकते हो जिसमें मैंने जुजुत्सु काइसन का पूरा पावर सिस्टम एक्सप्लेन किया है।